अस्सलाम स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, किस तरह से उनको वैल्यू असाइन करते हैं, फिर हम किस तरह से उन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे अगर मैं कोई वैल्यू लिखती हूँ ए प्लस बी, तो ए अगर हमारे पास इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप अगर हमारे पास इंटीजर है, और जो हमारे पास बी है इसकी डेटा टाइप अगर हमारे पास फ्लोट है, तो इसका जो आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे इस सारे को सॉल्व करके सी इक्वल मैं कर लेती हूँ, तो अगर मैं एक इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को प्लस कर रही हूँ तो सी की डेटा टाइप क्या होगी। इंटीजर और फ्लोट का तो आपको पता है, इंटीजर में होल नंबर्स आते हैं जबकि फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट में कौन सी डेटा टाइप आएगी, इसको हम बेसिकली कहते हैं डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई हम मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं, तो उनके आंसर में हमारे पास कौन सी डेटा टाइप यूज़ होगी, उसको हम बोलते हैं कि ये डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं और फॉर एग्जांपल ये भी इंटीजर है और यहाँ पे भी फ्लोट के बजाय अगर ये इंटीजर है, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। आंसर हमारे पास इंटीजर में ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तो फिर हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी। तो डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली डिपेंड करती है डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स पे। अगर दोनों की डेटा टाइप सेम है तो वही होगी। अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक इंट है और एक फ्लोट है, तो जो हायर डेटा टाइप होती है, हायर मीन कि इसमें हमारे पास 2 to 4 बाइट्स स्टोर होती हैं। यही पढ़ा था हमने कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 2 से 4 बाइट तक स्टोर करता है और इसकी मिनिमम कैपेसिटी ही कितनी है, 4 बाइट्स। तो जो हायर डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोट है, तो इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। और इसको हम जो एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स आ रही होती हैं, उसको हम मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स मिक्स्ड है। और इसकी जो रिजल्ट है वो हमेशा किस में आता है, हायर वाले में। अब टू अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी इक्वल्स टू 2 + 3.5 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 5.5 के। इसका मतलब है कि आंसर किस में आया है, फ्लोट में, उसमें जिसकी डेटा टाइप हायर थी, इंटीजर में नहीं आया। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें कि ये हमें राउंड ऑफ करके ये आंसर दे, फ्लोट में ना दे, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन को एवेलुएट करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास हमेशा हायर डेटा टाइप या लार्जर डेटा टाइप में आता है। लार्जर डेटा टाइप में जिसका साइज बड़ा होगा, विथ लार्जर साइज जो डेटा टाइप है उसमें हमारे पास रिजल्ट आएगा, और वही हमारे पास एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी कहलाता है। एक टेबल दिया हुआ है कि अगर हम इंट में प्लस फ्लोट करेंगे, जो कि एग्जांपल मैंने आपको दी, तो इसका आंसर फ्लोट में आएगा। अगर हम इंट माइनस लॉन्ग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग भी हमारे पास इंटीजर की डेटा फर्दर टाइप थी, इसमें 4 बाइट्स आती हैं और इसमें 2 भी आ सकती हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अगर इंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डबल के साथ, तो हमारे पास आंसर, क्योंकि डबल बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा, डबल में आएगा। तो हर जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंप्यूटर में यही रूल फॉलो हो रहा होता है कि जब एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं किसी स्टेटमेंट में, किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद है आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। लाइक मैं अगर लिखती हूँ a इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसने a को 10 की वैल्यू असाइन की है। ये डिटेल में शायद पहले लेक्चर आप ले चुके हैं, सिर्फ इसका मैं सेंटेक्स लिखूंगी कि क्या आता है, वेरिएबल नेम
इक्वल साइन, ये बेसिकली हमारे पास जो इक्वल का साइन है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल साइन इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है, और राइट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू हमने असाइन करनी है, और एंड पे हमारे पास सेमीकोलन होता है। ये इसका सिंटैक्स है। वेरिएबल ए बी सी डी ई कुछ भी हो सकता है। ए एक्सप्रेशन, अब इसके आगे 10 एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी आ सकता है, ये ठीक है। ए इक्वल्स टू बी वेरिएबल भी आ सकता है, ये भी ठीक है। ए इक्वल्स टू बी प्लस 10, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। कोई ऑपरेशन, अब बी में 10 की वैल्यू प्लस करेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो ए को असाइन कर देगा। तो ये सारे बेसिकली हमारे पास क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इनमें असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन यूज़ किया है, जो कि लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल जो कि हमारे पास ए है उसको राइट साइड वाले एक्सप्रेशन, वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है या वो कोई इक्वेशन है, उसका आंसर असाइन कर रहा है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। एक आती है एल वैल्यू विच इज़ ए, लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं लेफ्ट वैल्यू, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रही है। और इसके बाद जो राइट साइड पे आती है इक्वल के, उसको हम बोलते हैं आर वैल्यू, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, राइट वैल्यू के इक्वल या असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट साइड पे आने वाली वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, मैं जितनी वैल्यूज, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल ए इक्वल्स टू बी प्लस 2। अब ए क्योंकि एक वेरिएबल है तो ए लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे यूज हो सकता है इक्वल के, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो लेफ्ट या राइट साइड पे यूज हो सकते हैं। मैं ये भी लिख सकती हूँ b इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे था, अब ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये राइट साइड पे था और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आ गया है। तो हमारे पास जितनी भी राइट वैल्यूज सॉरी जितनी भी लेफ्ट वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पे यूज हो सकती हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 90। जितनी भी वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पे आती हैं वो सारी राइट साइड पे यूज हो सकती हैं, लेकिन राइट साइड पे आने वाली कुछ वैल्यूज तो हम यूज कर सकते हैं राइट साइड पे, लेकिन सारी नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, उसकी एग्जांपल ये है, जैसे b को तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ इक्वल्स टू 12, लेकिन मैं 2 इक्वल्स टू a नहीं कर सकती। ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, 2 तो हमेशा 2 ही रहता है, 2 को तो कोई और वैल्यू असाइन हो ही नहीं सकती। तो जितने एक्सप्रेशंस या कांस्टेंट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता, तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट्स हैं। सिर्फ वेरिएबल जो हैं वो अगर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे यूज हो रहे हैं तो वो लेफ्ट पे भी यूज हो सकते हैं, लेकिन फुल एक्सप्रेशंस यूज नहीं हो सकते। तो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके पास कि ऑल लेफ्ट वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पे आ रही हैं कैन बी यूज्ड एज राइट वैल्यू, उनको हम राइट वैल्यू राइट साइड पे यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड पे आने वाली वैल्यूज सारी की सारी लेफ्ट पे नहीं आ सकती। कुछ आ सकती हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस जो हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो राइट साइड पे नहीं आ सकते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर का टॉपिक है। ये भी आप लोगों को यूनरी, जिसमें हमारे पास वन ऑपरेंड होता है, ठीक है, और बाइनरी जिसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड क्या है, वो वैल्यूज जिन पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक a प्लस बी। a और b वो वैल्यूज हैं जिन पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स हैं। a और b ऑपरेंड है, और जो सेंटर में आता है जो सिंबल जो कि ऑपरेशन को बता रहा है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमारे पास अगर एक ऑपरेंड है तो वो यूनरी ऑपरेटर है,
और जो दो ऑपरेंट यूज़ करता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम हमेशा दो वैल्यूज़ पे परफॉर्म करते हैं, तो वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके बाद आपके पास है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इनको ब्रीफली यहाँ पे दोबारा से सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ तो बता देती हूँ कि हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एक साथ जिसमें हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मीन हम जिसमें ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 90। अब देखें, एक वक्त में इन चार वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हुई है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि इसमें वैल्यूज कैसे असाइन होती हैं। एक ये वैल्यू राइट साइड से असाइन करना शुरू करता है। 90 की वैल्यू पहले आएगी डी में, डी की वैल्यू हो जाएगी 90। फिर डी की वैल्यू आएगी सी में, डी में क्योंकि 90 है तो वही सी में कॉपी हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू आएगी बी में, सी में क्योंकि 90 आया है तो वही बी में कॉपी हो जाएगा। और फिर बी की वैल्यू असाइन होगी ए को। तो एक ही वक्त में एक स्टेटमेंट के अंदर हमने कंप्लीटली उसे कंपोजिट करके कंबाइन करके वैल्यूज सारे वेरिएबल्स को असाइन कर दी हैं। जब हम स्टार्ट में एक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हम वैल्यूज असाइन या इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो वैल्यू हम सेंड करते हैं या असाइन करते हैं, जैसे हमने शुरू में वेरिएबल्स बनाए हैं और आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी कि हम गार्बेज वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए शुरू में एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो हमने अगर सारों को इक्वल्स टू 0 1 या 2 या जो भी करना है, अगर हमें सारों में सेम वैल्यू असाइन करनी है तो हम उसके लिए कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये दो चीज़ें बिल्कुल मिक्स करनी नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए ये स्टेटमेंट है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कंबाइन किया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मीन किसको कंबाइन करना है, असाइनमेंट को और ऑपरेटर को। असाइनमेंट क्या है, इक्वल का साइन, और ऑपरेटर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस डिवीजन। जब हम इन दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इनमें से किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसकी, अगर मैं लिखती हूँ ए इक्वल ए प्लस इक्वल 10, ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है। और इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास एक ए की वैल्यू में पहले प्लस कर रहा है, क्या प्लस कर रहा है 10, और उसके बाद वो नई वैल्यू असाइन कर रहा है ए को। ये बिल्कुल इक्वल होता है हमारे पास ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 के। ठीक है, तो ये हम इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और फिर उसी वेरिएबल को दोबारा से दे सकते हैं अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसमें आपके पास बहुत से बच्चे इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि जब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछा होता है तो असाइनमेंट स्टेटमेंट बता देते हैं, स्टेटमेंट का पूछा होता है तो ऑपरेटर बता देते हैं। तो बहुत क्लियर है, जब स्टेटमेंट होगी तो सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट है तो सिर्फ असाइनमेंट के साइंस आ रहे होंगे, इक्वल का साइन। और जब असाइनमेंट और ऑपरेटर है तो इसका मतलब है कि आपने इक्वल और किसी ऑपरेटर को कंबाइन कर देना है और फिर उसको लिखना है। तो ये आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अच्छा जी, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम एग्जाम्पल यहाँ तक
बता देती हूँ। इसके बाद हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। जी आपके पास अभी रिलेशनल ऑपरेटर भी रहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी और टाइप कास्टिंग। अच्छा जी, चलें अभी मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने इसे प्रोग्राम में कैसे परफॉर्म करना है। मैं सी को ओपन कर लेती हूँ। ये बॉक्स मेरे पास ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। फाइल पे जाके न्यू फाइल मैंने ओपन कर दी। ठीक है, ये कुछ कोड मेरे पास लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे आपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश इंक्लूड stdio.com हैश इंक्लूड conio.com। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, conio कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये चीज़ें, ये दो हेडर फाइल्स तो तकरीबन क्या बल्कि हर प्रोग्राम में ज़रूर ऐड होंगी, क्योंकि आप बहुत से फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे जिनकी डेफिनेशन आपके पास stdio और conio में मौजूद है। अब मुझे ये पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम मिटाना है, तो ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट करके क्लियर किया है तो वो रिमूव हो गया। ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कोड का। ये तो हर जगह होगा जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, वॉइड मेन फंक्शन और ये बॉडी जिसमें आपने कोड लिखना है। अब क्योंकि मैंने आपको एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके बताना है और एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे अब देखें, मैं बल्कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज़ करने होते हैं ए बी सी डी, हमने सबसे पहले उन्हें डिक्लेयर करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ये सारे इंट हैं, तो इंट ए। अब एक से ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पे कोमा के साथ ए बी सी डी। अब ये 4 वेरिएबल्स बने हैं जिनकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर है। अब मैं इन सबको a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, ये देखिए मैंने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैं एक वक्त में a b और c को क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ, किसकी वैल्यू असाइन कर रही हूँ, 10 की वैल्यू। इसके बाद d को मैं कह देती हूँ, d जो है वो इक्वल है a प्लस b के। क्लियर, डी की वैल्यू को यहाँ पे अब अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हुआ है प्लस करने वाला, बल्कि मैं यहाँ पे अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कोई भी ऑपरेटर। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे मैंने आपके पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट पे मैं लिख देती हूँ ए प्लस इक्वल्स टू 5। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी माइनस इक्वल्स टू 4। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर और असाइनमेंट स्टेटमेंट कंबाइन हो रही है। और सी रिमाइंडर इक्वल्स टू, सी का रिमाइंडर हमने लेना है फॉर एग्जांपल 3 से। ठीक है, अब क्या होगा, ए में नई वैल्यू आ जाएगी, वो 10 में यहाँ पे 10 असाइन किया ना, 10 प्लस 5 करके नई वैल्यू शो कर देगा। बी में से -4 करके नई वैल्यू शो कर देगा। रिमाइंडर लेके जो आंसर आएगा उसको सी में शो कर देगा। और यहाँ पे मैं डी मॉडुलस डिवीजन इक्वल्स टू 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब चेंजिंग्स क्या आई हैं उससे पहले मैं यहाँ पे तो पहली वैल्यूज थी ना, मैं इनको यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ। अच्छा, अब ये प्रिंट एफ, अभी हमने नेक्स्ट में ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है तो इनको मैं डिटेल में तब बताऊंगी। प्रिंट एफ बेसिकली क्या है, आउटपुट शो करने के लिए है। तो आपके पास जो आउटपुट आपको नज़र आएगा वो इस प्रिंट एफ की वजह से नज़र आएगा। ए इक्वल्स टू, अच्छा इसको हमने अभी डिटेल में पढ़ना है इसलिए आपने परेशान नहीं होना
कि ये मैं क्या लिख रही हूँ उसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल आपके पास सिर्फ आपको आउटपुट नज़र आएगा कि ये वैल्यूज़ कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट ने कैसे काम किया है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ने कैसे काम किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे परफॉर्म हुआ है, उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे रिजल्ट हमें दे रहे हैं। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि ये वाकई ऐसे हमें आंसर दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं इनको एक दफ़ा सारा लिख लेती हूँ, ए बी सी और डी इक्वल्स टू ये ए बी सी डी, ये इन सारों के वैल्यूज़ ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये बेसिकली एज इट इज़ प्रिंट होता है स्ट्रिंग, और वेरिएबल्स की वैल्यू हम साइड में लिस्ट में दे देते हैं। अब आफ्टर चेंज मैंने इन वैल्यूज़ को ए बी सी डी की पहली वैल्यूज़ जो ओरिजिनल असाइन की थी मैंने पहले वो डिस्प्ले करवाई हैं, और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, चेंज के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करवानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखूँगी, क्योंकि आउटपुट शो करवाना है तो आउटपुट के लिए हमें स्टेटमेंट देनी होगी। प्रिंट एफ, अच्छा चलें मैं यही स्टेटमेंट ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि सेम यही स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है नीचे भी। सिर्फ वैल्यूज़ हमें पता चलेगा कि पहले डिफरेंट थी, और जब हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए यहाँ से देखें कॉपी हम कर सकते हैं। अब कंट्रोल सी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी होता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए भी इसकी कमांड डिफरेंट है, शिफ्ट इंसर्ट। चले मैंने यहीं से कर लिया, और इसके बाद गेट सी एच। ओके, अच्छा अब एक और चीज़, यहाँ पे आपको अपनी बुक में हर जगह पे एक फंक्शन लिखा हुआ नज़र आएगा, SCR, CLR SCR, इट्स फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि जो आउटपुट स्क्रीन मेरे पास आनी है उसमें जो पहले अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको रिमूव कर देगा और नया रिजल्ट जो है वो शो कर देगा। चलिए जी, ये प्रोग्राम मैंने सारा लिख लिया है। उसके बाद हम इसे यहाँ से कंपाइल करते हैं। देखें ज़ीरो एरर्स, अगर कोई एरर होती तो वो नीचे मैसेज शो करता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चले ये सेमी कॉलन हटा देती हूँ जो कि सेंटेक्स के अगेंस्ट है, सेंटेक्स एरर है। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ तो देखिए उसने एक एरर शो कर दिया। उसने एरर क्या शो किया, स्टेटमेंट मिसिंग, और सेमी कॉलन वो बता रहा है, और वो बता रहा है CPP 66 लाइन पे। इससे पहले देखें यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। इसको करेंगे और ALT F9 जो है ये आपका कंपाइल करने के लिए ज़रूर आप यूज़ करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं शॉर्टकट की से भी, और कंट्रोल F9 से आप इसे रन करते हैं। अब देखें A B C और D को मैंने पहले वैल्यू असाइन की थी 10 की, इक्वल्स टू 10, वो प्रिंट हुई है। और D को मैंने कहा था कि B इंटू सी था या A इंटू बी था, 10 इंटू 10 100। तो जो वैल्यूज़ मैंने असाइन की थी वो क्या आ गई, पहली लाइन में वो शो हुई हैं। और दूसरी लाइन में मैंने क्या किया था, A प्लस इक्वल्स टू 5। तो A की वैल्यू 10 थी, उसमें प्लस 5 करके A को नई वैल्यू असाइन कर दी, तो A की वैल्यू 15 हो गई। फिर B में मैंने माइनस इक्वल्स टू 4 किया था, तो 10 में से उसने 4 माइनस किया और नई वैल्यू दोबारा से B को असाइन कर दी। और C में मैंने क्या किया था, रिमाइंडर लिया था 3 के साथ, तो उसने 3 से 10 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स 9, और रिमाइंडर में क्या बच गया था 1, तो 1 उसने असाइन कर दिया C को। और D में मैंने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था 2 से, तो 250 टाइम 100 आता है, जो ऊपर डिवाइड करने वाली वैल्यू थी 50, वो उसने डी को असाइन कर दी थी। तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं। पहले जो वैल्यूज असाइन की थी वो प्रिंट करवाई हैं, और फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो भी उसने यहाँ पे हमें शो कर दिए। देखें उसने इन ऑपरेटर्स के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो भी हमें शो कर दिए थे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और गैप देती हूँ और मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन को हटा देती हूँ ताकि आपको ये बात भी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करती हूँ, Alt F9 ज़ीरो एरर्स और कंट्रोल F9 के साथ। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास आंसर आए हैं, पहली दो लाइंस
पिछला वाला रिजल्ट थी और अगली 2 लाइन्स हमारा न्यू रिजल्ट है। उसने दोनों को एक साथ प्रिंट कर दिया है। अगर मुझे पहला वाला रिजल्ट रिमूव करना है तो फिर मुझे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन को लगाना होगा। अब मैं क्लियर स्क्रीन करके Alt F9 एंड कंट्रोल F9 से रन करें तो अब देखें सिर्फ नया वाला रिजल्ट आया है। पहले 10 10 10 100 और फिर स्पेस दे के फिर उसने हमें नया रिजल्ट शो किया है। तो इस तरह से हम बेसिकली प्रोग्राम लिखते और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास ये इंटरफेस होता है, प्रोग्राम आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, वो आपने खुद ही अब सारा टाइप करना है। आपको पता है यहाँ पे ब्लैंक ब्लू स्क्रीन होगी और आपने ये सारी टाइपिंग सारा कोड खुद ही लिखना होता है। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा आपको प्रोग्राम लिखना समझना आना चाहिए और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सारी स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस आना चाहिए, उसका सेंटिक्स आना चाहिए कि जैसे अभी आपने डिक्लेयर करना पड़ा था तो उसका सेंटेक्स पता होना चाहिए कि डेटा टाइप लिखनी है, वेरिएबल नाम लिखने हैं और वो भी अगर एक है तो एक के बाद सेमीकोलन, अगर ज़्यादा हैं तो कॉमा के साथ लिखने हैं। क्लियर स्क्रीन लिखना है। आपने ये जितनी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं साथ साथ उनके सेंटेक्स पढ़ लिए थे तो वही सेंटेक्स यहाँ पे फॉलो हुए हैं। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, वही सेंटेक्स जो आप एक एक लाइन का पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं डिफरेंट स्टेटमेंट्स को सेंटेक्स को जब आप कंबाइन करते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि अब ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जब आप प्रोग्राम देखेंगे आपको पता है उसे उसका सोल्यूशन क्या है और आप उसे लिखना शुरू करेंगे तो आपको सारा सोल्यूशन उसका मिल जाता है और आप उसको एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सी प्रोग्राम की एग्जांपल है जिसमें मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ों को इकट्ठा सॉल्व करके बताया कि इस तरह से हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आपकी बुक में ये 3-4 एग्जांपल्स होंगी जो अलग-अलग सॉल्व की हुई हैं। मैंने उनकी एक-एक स्टेटमेंट लेके एक कंबाइंड प्रोग्राम करके एज एग्जांपल आपको शो कर दिया है। ओके, इसके बाद अब हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये आप कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपने नहीं किया तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप मुझे नहीं बता रहे तो मैं इसको कल रिपीट नहीं करूँगी। मैं आपको नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर से स्टार्ट करवाऊँगी। अगर कोई क्वेश्चन है इनमें आपको तो आप मुझसे पूछें, फिर मैं आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूँगी, प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूँगी। लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आया। आपने बताना है कि क्या पॉइंट समझ नहीं आया, फिर मैं उसको उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।